नमस्कार, मैं नमन प्रसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत गौंड जनजाति का परिचय। तो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका संबंध आपके एमपीपीएससी प्री के यूनिट 10 से है, जो भी हाल ही में आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। ठीक है, चलिए। इसके पहले हमने भील जनजाति पढ़ ली है। बेसिकली हम लोग मध्य प्रदेश की जनजाति पढ़ रहे हैं, तो उसी दिशा में हमने सबसे पहले भील जनजाति को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं गौंड जनजाति। ठीक, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सी जनजाति निवास करती है, जैसे कि भील है, गोंड है, इसके बाद आपका बैगा है, सहरिया है, कोरकू है, कोल है, माड़िया है। बहुत सी जनजाति निवास करती है, भारिया है। ठीक, तो उसके अंतर्गत हमने भील पढ़ ली है। आज हम गोंड को पढ़ने वाले हैं। मेरा प्रयास है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इस बार ऐसा अनुमान है कि एमपीपीएससी प्री में जो आपका अप्रैल में होने वाला है, 50+ क्वेश्चन आने की संभावना है एमपी जीके से। इसलिए आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, सबको ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है, तो मन में आपके क्वेश्चन आना चाहिए कि जो गौंड जनजाति है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर निवास करती है। तो ऐसा कहते हैं इनके बारे में कि जो आपकी गौंड जनजाति है ये बेसिकली नर्मदा घाटी के दोनों तरफ रहती है। क्या रहती है? नर्मदा घाटी, है ना, जो आपकी नर्मदा नदी है, जिसको जो घाटी है, तो उसके दोनों तरफ इसका निवास है ना। खंडवा, खरगोन, हरदा, बैतूल, आपका फिर सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, तो जो आपका पोर्शन है तो यहाँ पर ये निवास करती है ना। खंडवा, खरगोन, हरदा, बैतूल, सिवनी, मंडला, इस प्रकार से बालाघाट है, तो पूरे दोनों क्षेत्रों में इनका निवास है। ठीक, बेसिकली ऐसा भी कहते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में इनका निवास है, लेकिन मेनली जो है नर्मदा घाटी के दोनों तरफ इनका निवास सर्वाधिक मात्रा में देखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है। अब देखिए, इसके बाद से सामान्य परिचय, गौंड जनजाति के बारे में सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि जो गौंड जनजाति है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये शब्द कहाँ से आया। देखिए, द्रविड़ में तेलुगु में द्रविड़ से मानी जाती है, तथा इनका अस्तित्व आर्य युग से, कहाँ से है, आर्य युग से इनका संबंध माना जाता है। देखिए देखिए, जो शब्द है गोंड कहाँ से आया। तेलुगु में एक शब्द है कोंड, ठीक है, जिसका अर्थ होता है हरे भरे पहाड़। बेसिकली जो गोंड है वो पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं, और जो हरे भरे पहाड़ हैं उन्हें तेलुगु में गोंड कहते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया गोंड। ध्यान रखेगा आपको। तो बेसिकली जो इनकी उत्पत्ति है, जो गोंड शब्द है, इसकी उत्पत्ति है वो आपके तेलुगु के कोंड से बनी है। ध्यान रखेगा आपको, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, जो आपका गोंड शब्द है ये किस भाषा से आया है, तो एक कोंड से आया है, जो तेलुगु शब्द है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका विस्तार कहाँ पर है, मैंने आपसे कहा था इनका विस्तार नर्मदा घाटी के दोनों तरफ है, दोनों ओर है। मुख्यतः जो आपका मंडला है, डिंडोरी है, बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, और इस दिशाओं में इनका विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उपजातियां, इनकी उपजातियां तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका जो मंडला क्षेत्र है, वहां पर आपका देवगो है, आपका राजगो है, सूर्यवंशी है, इसके बाद में देवगाड़िया गोड़ और रावण वंशी गोड़ आपको मिलेंगे मंडला वाले क्षेत्र में। इसके बाद में देखें आप, इसके बाद में आर्थिक आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। आर्थिक आधार पर इनके 3 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। कौन कौन से देखें। सबसे पहला आपका आता है राजगोह, जो कि भूमि स्वामी होते हैं, है ना, जमींदार होते हैं। फिर आपका आता है शुरगोड़, ये कृषक होते हैं, ये खेती करते हैं। ठीक है, तो राजगोह, शुरगोड़, गोंड, उसके बाद आपका ये गोंड है, बेसिकली ये गोंड है आपका, शुरगोंड है, और अंत में आपका कमिया। कमिया मतलब कि जो श्रमिक वर्ग है उन्हें कमिया बोलते हैं। ठीक, तो राज, शुर और कमिया, तो आर्थिक आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, जो आपके सामने है। ध्यान रखा आपको। चलिए, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा कि भैया राज, गोंड या शुर या कमिया का संबंध किस जनजाति से है, तो कमिया का संबंध गोंड जनजाति से, जो कि श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आता है। आगे देखें, आगे देखो, इसका जो तीसरा वर्गीकरण है वो आपका व्यवसाय के आधार पर है। ठीक है, पहला मंडला वाला है, फिर आर्थिक आधार है, तीसरा आपका व्यवसाय के आधार पर है। तो व्यवसाय के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। अगरिया, प्रधान, ओझा, कोलाई, आपका कोयला भूतिस, अंत में आपका सोलहास, ये सोलहास भी आपको मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहला जो अगरिया है, ये बेसिकली लोहे का काम करते हैं, है ना, ये लोहे वाला काम करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला आपका होता है प्रधान, तो ये पुजारी वाला काम करते हैं। ठीक है, तो अगरिया लोहे वाला, प्रधान पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं। फिर आपका देखो ओझा,
ये तांत्रिक क्रिया करते हैं, ये तांत्रिक होते हैं। ठीक है, तो आपके जो प्रधान है ये पूजा पाठ करते हैं, पुजारी होते हैं, और जो आपके ओझा है ये तांत्रिक क्रिया करते हैं, तांत्रिक होते हैं। इसके बाद देखिए आप कोयला भूतिस, ये कौन होते हैं? ये नृत्य गान करने वाले होते हैं, ये गाना बजाने वाले होते हैं। इसके बाद देखें आप सोलहास, ये सोलहास में लेके आपको दो शब्द हैं, सोलहास और सोलहास, दोनों सही हैं। किसी किताब में सोलहास भी लिखा हुआ है तो वो भी सही है, सोलहास भी सही। ठीक, तो सोलहास कौन होते हैं? लकड़ी का कार्य करने वाले जो बढ़ई होते हैं उनको बोलते हैं सोलहास। ठीक, तो 5 वर्ग हो गए आपके, अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूतिस और आपका सोलहास। 5 वर्ग है व्यवसाय के आधार पर। ठीक, तो 3 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। आगे देखें, अब देखो सामाजिक जीवन इनका कैसा रहता है वो देखें आप। तो देखो सामाजिक जीवन देखो, सबसे पहले जो है, जो इनका समाज में, इनका जो समाज होता है वो पितृ सत्तात्मक होता है। कैसा होता है? पितृ सत्तात्मक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखें कि इनमें विवाह जो है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहला जो विवाह होता है वो आपका होता है दूध लौटावा। कैसा होता है? दूध लौटावा, मतलब मामा बुआ की लड़की, जैसे आपकी बहन की लड़की है या बहन का भाई है, और आपकी बहन आपकी बेटी है या आपका बेटा है। ठीक, तो आपकी बहन की बेटी से या आपकी बहन के भाई से विवाह हो सकता है। ठीक, हमारे में ऐसा नहीं होता, लेकिन उनके केस में आपकी बहन की बेटी या आपकी बहन के भाई से आपकी बेटी या आपकी बहन का, आपकी बेटी या आपके बेटे का विवाह इसमें संपन्न हो सकता है ना? मामा बुआ की लड़की का विवाह। क्लियर है? ठीक, तो आपका हो गया दूध लौटावा। ठीक है, दूसरा आपका आता है लम सेना विवाह, ये तो होता है सेवा। इसमें ऐसा होता है जो आपका लड़का होता है वो लड़की के घर वालों की सेवा करता है ना? वो लड़की के घर में अपनी सेवा देता है, उसको बोलते हैं लम सेना विवाह। जो वर पक्ष है वो वधु पक्ष के घर में अपनी सेवा देता है, काम करता है। तीसरा होता है पॉलीथर विवाह, ये आपका बेसिकली अपहरण विवाह होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन रहता है पॉलीथर विवाह का संबंध किस जनजाति से? फिर आपका होता है चढ़ विवाह, चढ़ और पढ़ौनी विवाह। जो आपका चढ़ विवाह होता है इसका मतलब होता है कि जो लड़का है वो बारात लेकर आता है, सिंपल कंडीशन। दूसरा होता है पढ़ौनी विवाह, इसमें क्या होता है? इसमें लड़की जो है वो बारात लेकर आती है। ठीक, चढ़ में लड़का बारात लेकर आता है और पढ़ौनी में उल्टा काम होता है, इसमें लड़की बारात लेकर आती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है चढ़ और पढ़ौनी में। ठीक, तो चढ़ और पढ़ौनी विवाह जो है इसमें सर्वाधिक फेमस है, बहुत फेमस है। क्लियर है बात? तो दूध लौटावा, लमसेना, पॉलीधर, चढ़ विवाह और आपका पढ़ौनी विवाह, ये बड़े फेमस हैं। आगे बात करते हैं, देखें जरा इसमें अब है प्रमुख नृत्य। कौन कौन से देखें? कर्मा नृत्य, गिनीज बुक में इसका नाम शामिल है। अगर देखिए सैला है, फिर आपका कहरवा है ना? उसके बाद आप देखें सजती है, सुआ, एबाल तोई है, दीवानी एवं गोंडहू नृत्य इनमें प्रचलित है, फेमस है। आगे देखें मृत्यु के अवसर। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले आता है कि सरहुल पाता या सरहुल पाठा, दोनों सही है। तो सरहुल पाठा का संबंध किस जनजाति से है? ये किस प्रकार का नृत्य है? तो भी इसका संबंध गौंड जनजाति से है, और ये मृत्यु के अवसर पर ये जो है गीत गाया जाता है। ठीक, तो सरहुल पाठा बेसिकली एक मृत्यु गीत है, इसका संबंध गौंड जनजाति से, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनका खान पान कैसा होता है? तो खान पान में कोदो कुटकी से बनी रबड़ी जो है गोदाला, क्या होता है? खान पान में कोदो कुटकी से बनी रबड़ी गोदाला एवं रात्रि में चावल खान पान पसंद करते हैं। तो क्या लिखा है? गोदाला कोदो के आटे की रोटी होती है। ठीक है, तो ये कोदो कुटकी से बनी जो है रबड़ी गोदाला को खाना खाते पसंद करते हैं, और रात में ये चावल खाना पसंद करते हैं। इस प्रकार का इनका भोजन होता है। इसके बाद प्रमुख उत्सव, ये किस प्रकार का उत्सव मनाते हैं? अभी ये मड़ई है ना? उसके बाद आपका लारू काज है, नवाखानी है, जवारा है, छेरता है, विदरी पूजा है, ये इनके लोक उत्सव है इनके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब धार्मिक जीवन कैसा होता है? ये किस देवता को मानते हैं? देखो, तो बेसिकली ये गौड़ों के प्रमुख देवी देवता होते हैं 12 देव। बहुत ध्यान संबंध है, 12 देव इनके प्रमुख देवता होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है 12 देव किसके देवता हैं और किस प्रकार के देवता है। तो अन्य में देखें आप तो ठाकुर देव है, दूल्हा देव है, सूरज देव है, फिर आप देखो खैर माता है। तो खैर माता, सूरज देव,
ठाकुर देव और दूल्हा देव इनके प्रमुख देवी देवता हैं। ठीक है, मतलब अन्य में आते हैं। गौड़ जनजाति के लोग अधिकांशतः हिंदू देवी देवताओं को ही मानते हैं, लेकिन मुख्य कौन है, प्रमुख कौन है, 12 देव। ध्यान रखें आपको। आगे देखें, गौड़ जनजाति जो है इसमें लोग मृत्यु की जो अवधारणा है इसको एक दानव के रूप में मानते हैं, दानव के जादुई कर्म को मानते हैं। मतलब ऐसा मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खत्म हो रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, तो किसी दानव का ये जादुई कर्म, किसी दानव ने, किसी राक्षस ने जादू किया है और उसके कारण किसी की मृत्यु होती है, ये ऐसा मानते हैं। ठीक, चलिए अगला है पुजारी को। तो देखो सबसे प्रमुख देवता होते हैं 12 देव, और जो पुजारी होता है उसको ये लोग देवरी कहते हैं। किसी मंदिर का जो पुजारी होता है उसको देवरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, देवरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक जीवन, इनका जो आर्थिक जीवन है तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, और जो आपका वन उपज है कृषि होता है, और ये इनका जो हल है इनका प्रतीक होता है। जो गौड़ जनजाति है इनका प्रतीक कौन सा होता है, हल होता है, और जो है कृषि इनका मुख्य जो है व्यवसाय होता है। इसी के माध्यम से इनका जीवन यापन होता है। कृषि के अलावा जो आपके वनोत्पाद हैं, आपके जो घास हैं, पेड़ पौधे हैं, लकड़ी है ना, तो वनोत्पाद तथा कृषि मजदूरी का कार्य भी ये करते हैं। कृषि क्षेत्र में मजदूरी भी करते हैं ये, है ना, फसल काटना, बोना। कृषि को ये बारी, जो कृषि होती है देखो, हर जो भील है उनकी जो चिमाता होती है, इस प्रकार से जो आपकी कृषि है, तो गौड़ जनजाति की जो कृषि है उसको बारी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है। ठीक है, जो बैगा है उनकी व्यवहार होती है, भील की चिमाता होती है, इस प्रकार से गौड़ की जो है उनकी बारी उन्हें कहा जाता है कृषि को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विशेष क्या, इसमें विशेष ये है कि जो गौड़ जनजाति है ये गांव के समूह को मिलाकर एक पंचायत बनती है। सब क्या होता है, एक पंचायत होती है। उसका जो मुखिया है ना, जिसका मुखिया है उसको मुकद्दम, मुकद्दम या मंडल पटेल कहलाता है। इनकी पंचायत बनती है, उसका जो मुखिया होता है उसको मुकद्दम या क्या बोलते हैं, मंडल पटेल उसे कहा जाता है। ठीक, तो मुकद्दम और मंडल पटेल का संबंध किससे है, गौंड से है। अगला देखो आप, लास्ट है नोह डोर। ये क्या है, गौंड महिलाओं द्वारा भित्ति अलंकरण का कार्य किया जाता है, उसको नोह डोर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। चलिए, तो इतना हमने पढ़ लिया। देखो हमने कल भील पढ़ा, आज गौंड पढ़ा। जो टॉपिक आपके काम के हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। ऐसे फैक्ट्स जिनके एग्जाम में आने की संभावना है हम सिर्फ उनको ही पढ़ रहे हैं, बहुत सारा हम नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आप एग्जाम में उनको रिवाइज ना कर पाओ। हमारा प्रयास है कि उतना पढ़ो जितना आप एग्जाम में रिवाइज कर पाओ, याद रख पाओ। ठीक है, जितना हमने पढ़ लिया है तो तुम उनको बार बार रिवाइज करिए, याद करिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।